तथागत बुद्ध इनके धम्म का उद्देश्य क्या है और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर इनके संविधान का उद्देश्य क्या है, ये दोनों चीजों को हमको समझना है। दोनों चीजों में क्या समानता है और यही चीज को लेकर ये बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। शिक्षा 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 पानी 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 खेती 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 बिजली 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 आर्थिकरण 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 महिलाओं का सशक्तिकरण 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 महिलाओं का सशक्तिकरण। बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष, बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष, बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष, बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष। सामाजिक एवं धार्मिक योगदान सामाजिक एवं धार्मिक योगदान सामाजिक एवं धार्मिक योगदान सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता। किस महापुरुष का प्रोग्राम? किसकी बात कर रहे हो? हमने किसी महापुरुष के बारे में नहीं सुना है। हाँ भैया ने ठीक कहा है, वहाँ कोई महापुरुष नहीं है। उस महापुरुष के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ, प्रणीत ने सही कहा, वह महापुरुष को हम जानते भी नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, दीदी ने सही कहा, तो वहाँ पे होते रहता है। नाच गाने से देखने के क्या मतलब है, हम वहाँ नहीं जगते हैं। वहाँ बस नाच गाना होता है और कुछ नहीं। दीदी ने सही कहा, वहाँ पे सिर्फ नाच गाना ही होते रहता है। उस महापुरुष की जुबान, उस महापुरुष की जुबान। सुनानी है हमको उस महापुरुष
अरे ये बच्चे पढ़े लिखे लगते हैं, ये शायद स्कूल जाते हैं। ये इस गाने के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। अगर इनका प्रोग्राम अच्छा रहा तो हम भी इनके साथ जुड़ के इनके साथ काम करेंगे। हाँ भैया ने सही कहा, ये हमें उस गाने के माध्यम से जन जागरूक करना चाहते हैं। हाँ, प्रणीत ने सही कहा, हमें भी बाहर जाके कुछ सीखना चाहिए उन लोगों से। हाँ, दीदी ने सही कहा कि हम भी जाके कुछ वहाँ पे सीखते हैं। हाँ, दीदी ने सही कहा, हम वहाँ जाके कुछ सीखते हैं और देखते हैं कि वह कार्यक्रम कैसे हो रहा है। हाँ, चलो चलो, वहाँ जाके हम अनपढ़ में तो कुछ अक्कल आ जाएगी। तो क्या हम सब तैयार हैं वहाँ पे जाके उनका कार्यक्रम देखने के लिए? अरे देखो कुछ लड़कों का झुंड आया है, क्या हमें उनसे बात करना चाहिए? हाँ, हो सकता है और ये कार्यक्रम देखकर कुछ सीखे और उनका भी इच्छा करे स्कूल जाने के लिए। हाँ, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। हाँ, प्रणीत ने सही कहा, अगर वो लोग हमसे कुछ सीखना चाहते तो हमें मना नहीं करना चाहिए। हाँ, दीदी ने सही कहा, वो भी हमारे साथ कुछ सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। चलो उन्हें हम अपने टीम में शामिल कर दें और उन्हें भी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। हाँ, उन्हें भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी पढ़ाई करने की इच्छा होगी। तो क्या हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लें? अपने प्रोग्राम की शुरुआत तथागत के 4 आर्य सत्य से करते हैं। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय आर्य सत्य, तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध आर्य सत्य, चौथा आर्य सत्य दुख निरोधागामी मार्ग आर्य सत्य। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय सदिच्छा। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़े ही आनंद का वातावरण है। तो आओ हम सब मिलकर उस महापुरुष की जयंती मनाते हैं। मैं अभी आपको कुछ ऐसे विषयों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज के सदी में आवश्यक है, जो कि प्रथम शिक्षा, दूसरा पानी, तीसरा खेती, चौथा बिजली, पांचवा महिलाओं का सशक्तिकरण, छठवां बेरोजगारों और कामगारों के लिए संघर्ष, सातवां आर्थिकरण और आठवां सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। तो आओ हम सब जानते हैं कि वह महापुरुष का इन 8 विषयों के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले विषय शिक्षा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। My name is Arnav Ravi Meshram, 10 years old, 5th standard from Mountfort Higher Secondary School. I am live in Gopalnagar Ward in Ballarpur. शिक्षा 5000 सालों से शिक्षा पर एकल अधिकार स्थापित था। उस समय भारत की क्या स्थिति थी, शिक्षा क्यों जरूरी है, हमें महापुरुषों ने बताया। जिस समय भारत में शिक्षा का आगमन भी नहीं हुआ था, उस वक्त भारत की क्या अवस्था थी। अंग्रेजों का भारत में आगमन और शिक्षा का विकास। 18वीं शताब्दी में इस महत्व की बात को, शिक्षा को अगर कोई जान पाया तो वह थे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले। और फिर वहां से शुरू हुई शिक्षा पर जोर देने की बात को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के महत्व को समझकर प्रथम क्रांतिकारी निर्णय लेकर लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया और भारत में प्रथम शिक्षा की शुरुआत हुई। जिस प्रकार महिलाओं को शिक्षा देने की बात आई तो इस समय पर भी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्रांति कर सर्वप्रथम अपने पत्नी को शिक्षित किया और अन्य महिलाओं को शिक्षित करके क्रांतिकारी कार्य किया। फिर इसी शिक्षा के महत्व को समझकर वह महापुरुष ने यह सिद्ध कर दिखाया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। शिक्षा के आधार पर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और ज्ञान के आधार पर हम सब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई किस प्रकार लड़ सकते हैं। और फिर संविधान में शिक्षा के
संबंध है, जिसने शिक्षा प्राप्त कर उस महाज्ञान को अर्जित कर संपूर्ण राष्ट्र के लिए शिक्षा के ज्ञान के द्वार खोल दिए, जिससे 5000 साल बनी पुरानी पेड़ियों को काट कर आधुनिक भारत निर्माण करने में अपना संपूर्ण जीवन भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कृतज्ञ है और आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अभी आप सबने मैंने जो कहा वो सब सुना, उससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आ गया निधि दीदी को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है पानी। तो आओ हम सब जानते हैं कि उस महापुरुष का पानी के साथ क्या संबंध है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय सदिच्छा। तो आओ हम सब मिलकर वह महापुरुष के कार्य से परिचित होते हैं जो पानी से संबंधित है। पानी और प्रकृति की एक अनमोल देन है। हम प्राकृतिक प्राणी जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में H2O कहते हैं। पानी के बगैर हम मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर सभी लोगों का एक तरीका समान होता है। वह महापुरुष को उसे भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और यह सिद्ध करना पड़ा कि हम भी आप सभी के प्राकृतिक इंसान हैं और प्रकृति के पानी को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और मार्च के सत्याग्रह 14 तालाब सत्याग्रह से यह सिद्ध कर दिखाया कि हम पानी पी लेने से अमर नहीं हो जाएंगे। हम भी आप सभी के इंसान हैं और इसे भी प्राप्त करने का छूने का पूरा प्राकृतिक अधिकार है। फिर इस महापुरुष ने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की कि जिस समय गांव देहातों में प्राकृतिक आपदा या बाढ़ आती है और पूरा गांव का गांव पानी में समा जाता है, तो किस प्रकार इस प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के पानी का नियोजन किया जाए और किस तरह पानी का उपयोग कर खेती सिंचन और नदियां जोड़ो प्रकल्प और बड़े बड़े बांध बनाकर इस जल पानी का नियोजन किया जाए। भारत में किस प्रकार 12 महीने नदियों में पानी रखा जाए और किस प्रकार किसानों को 12 महीने खेती सिंचन के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। देश में सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसी अहम संस्थाओं की शुरुआत भी उनके नेतृत्व में हुई। यह भी कार्य उस महापुरुष की देन है, जिस वजह से आज का आधुनिक भारत हम जो देख रहे हैं तो प्रगति के मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर है। वह महापुरुष का प्राकृतिक पानी से नाता है, जिसने सर्वप्रथम आधुनिक भारत की नींव रखी और जिसे पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज राष्ट्र कृतज्ञ है के कार्य से, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। आप सभी को फिर से और एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम। My name is निधि चोखांद्रे। I live in गोकुल नगर बल्लारपुर। अभी हम सबने जाना कि वह महापुरुष का पानी के साथ क्या संबंध है। अभी आपने दीदी के द्वारा जो कुछ भी सुना, उससे सिद्ध होता है कि वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आ गया अंजलि दीदी को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है खेती। तो आओ हम सब जानते हैं कि वह महापुरुष का खेती के साथ क्या संबंध है। आप
सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय सदिच्छा। आओ हम सब उस महापुरुष का खेती के साथ क्या संबंध है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खेती उस महापुरुष ने भारतीय कृषि की समस्या छिपी हुई बेरोजगारी पर डाली रोशनी। 1918 में उस महापुरुष ने खेती और फार्म होल्डिंग से मुद्दे पर एक अहम लेख लिखा, जो इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने भारत में कृषि भूमि के छोटे छोटे खेतों में बटे होने से जुड़ी समस्याओं को रोशनी डालते हुए कहा था कि कृषि भूमि पर आबादी की निर्भरता घटाने का उपाय औद्योगिकरण ही हो सकता है। खास बात यह है कि वह महापुरुष ने अपने इस लेख में छिपी हुई बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को पहचान लिया था, जब यह अवधारणा अर्थशास्त्र की दुनिया में चर्चित भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्गज अर्थशास्त्री ऑर्थर लुईस से करीब 3 दशक पहले अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर मॉडल की पहचान भी कर ली थी। स्वामीनाथन से कई दशक पहले कृषि लागत से 50% ज्यादा MSP मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस का सुझाव दिया। यह सब उस महापुरुष का भारत के साथ नाता है, जिसने हमें आधुनिकता की दौड़ में आगे लाकर रखा। आज राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष के कार्य से, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। और आप सभी को फिर से एक बार क्रांतिकारी जय भीम। तो अभी हम सबने जाना कि वह महापुरुष का खेती के साथ क्या संबंध है। अभी आपने अंजलि दीदी के द्वारा जो कुछ भी सुना, उससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे उजैन भैया को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है बिजली। तो आओ हम सब जानते हैं कि वह महापुरुष का बिजली के साथ क्या संबंध है। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय सदिच्छा। आज हम जानते हैं उस महापुरुष का बिजली के साथ क्या संबंध है। My name is Hussain Matlub Khan and I am studying in 7th standard and I live in Gokul Nagar Ward, Ballarpur and I am 13 years old। बिजली प्रगतिशील राष्ट्र के दौर में भारत राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए वह महापुरुष ने तीसरे महान कार्य में अपना योगदान देकर फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह महापुरुष सही मायने में कुशल राष्ट्र निर्माता है। अपने इस जुटी से यह साबित किया कि वह महापुरुष का बिजली के साथ क्या संबंध है। सही मायने में वह महापुरुष का बिजली निर्माण के क्षेत्र में कार्य अतुलनीय है। भारत राष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे अग्रिम राष्ट्र बनाना और ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले समय में भारत की स्थिति को सुनिश्चित करना। जिस प्रकार वह महापुरुष ने पानी के क्षेत्र में काम किया और आधुनिक भारत की नींव रखी, उसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आधुनिक सोच का परिचय दिया। क्या प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के पानी का सही नियोजन करके उसका ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। उनका मानना था कि देश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए देश के तमाम इलाकों में पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराना जरूरी है और इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। और इसी प्रकार सबसे पहले ओडिशा में 1957 में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है, जो एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो राष्ट्र को 1963 में समर्पित किया गया था। भारत राष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रिम बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। रिवर वैली परियोजना और देश के तमाम इलाकों में पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराना जरूरी है। वैली परियोजना और देश के तमाम हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास तक कई ऐसे काम हैं जो वह महापुरुष के मार्गदर्शन से शुरू हुए हैं। यह उस महापुरुष का बिजली के साथ लेना देना है। आज राष्ट्र कृतज्ञ है
वह महापुरुष के कार्यों की वजह से, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। आपको मेरा फिर से अस्सलाम वालेकुम और क्रांतिकारी जय भीम। तो अभी हम सबने जाना कि वह महापुरुष का बिजली के साथ क्या संबंध है। इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे यहाँ श्रीमंत दादा को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है आर्थिकरण। तो आओ हम सब जानते हैं कि उस महापुरुष का आर्थिकरण के साथ क्या संबंध है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। तो आओ हम सब मिलकर उस महापुरुष का आर्थिकरण के साथ क्या संबंध है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वह महापुरुष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले राष्ट्र के पहले अर्थशास्त्री थे। 1915 में उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA की डिग्री हासिल की। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में PhD भी की। कुछ साल बाद उन्होंने 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखे रिसर्च पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट का खुलासा किया। उस महापुरुष के लेख ने भारतीय जनता के आर्थिक शोषण को उजागर किया। 1917 में PhD की थीसिस बनी। पब्लिक फाइनेंस की अहम किताब को 1925 में एक किताब की शक्ल में प्रकाशित भी किया गया। प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से छपी इस किताब को पब्लिक फाइनेंस की थ्योरी में अहम योगदान करने वाला माना जाता है। वित्त आयोग की स्थापना में उस महापुरुष की थीसिस का बड़ा योगदान है। अर्थशास्त्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सबसे चर्चित किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में प्रकाशित हुई। किन्स ने करेंसी के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की वकालत की, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब में गोल्ड स्टैंडर्ड की जबरदस्त पैरवी करते हुए उसे कीमतों की स्थिरता और गरीबों के हित में बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उस महापुरुष की सोच का असर है। आधुनिक भारत का आर्थिक ढांचा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामीनाथन से कई दशक पहले कृषि लागत से 50% ज्यादा MSP का सुझाव दिया। आर्थिक विकास में महिलाओं और श्रमिकों की भूमिका पर जोर दिया। अर्थनीति से उस महापुरुष का इस प्रकार संबंध है, जिसने अर्थनीतियों में सुधार करके भारत राष्ट्र को प्रगतिशील राष्ट्र के दौर में लाकर रखा। और राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष के सोच का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। My name is Shriman Jhaste. I am 10 years old. I am studying in 5th class. My school name is Montfort Higher Secondary School. I am living in Old Colony, Ballarpur. तो अभी हम सब ने जाना कि उस महापुरुष का आर्थिकरण के साथ क्या संबंध है। अभी आपने श्रीमंत दादा के द्वारा जो कुछ भी सुना, इससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे यहाँ श्रेया दीदी को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है महिलाओं का सशक्तिकरण। तो आओ हम सब जानते हैं कि उस महापुरुष का महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ क्या संबंध है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय शुभेच्छा। तो आओ वह महापुरुष के किए गए कार्यों से परिचित होते हैं, जो महिलाओं का सशक्तिकरण इससे संबंधित है। महिलाओं का सशक्तिकरण।
वह महापुरुष ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबर के अधिकार दिए। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। भारत में जब फेमिनिज्म नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त उस महापुरुष ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। 20वीं शताब्दी में वह महापुरुष पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने मनुवाद पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी उस महापुरुष का भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए वह महापुरुष ने जितने भी कार्य किए शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हो। पहला, नारी शिक्षा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। दूसरा, मैटरनिटी लीव, गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी। मैटरनिटी बेनिफिट बिल 1942। तीसरा, लैंगिक समानता, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। चौथा, मताधिकार, महिलाओं को वोट करने का अधिकार। पांचवा, तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार। छठवा, हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। सातवां, महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त करना। 25 दिसंबर 1927 को उस महापुरुष ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बुरी बातें लिखी थी, बल्कि उन्होंने इस घृणित किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को भी गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। यह सब वह महापुरुष का भारतवर्ष की सभी महिलाओं के उत्थान से नाता है, जिसने हमें आधुनिकता के दौर में महिलाओं को आगे लाकर रखा। आज राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष के कार्यों से, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र वह महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि वह महापुरुष आधुनिक भारत राष्ट्र के निर्माता है। Myself, Shreya Haridas Ramtege, 12 years old. I am living मौलाना आजाद बाग, बल्लारपुर। आप सभी को फिर से और एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो अभी हम सबने जाना कि उस महापुरुष का महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ क्या संबंध है। अभी आप सबने श्रेया दीदी के द्वारा जो कुछ भी सुना उससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे यहाँ सुनब दादा को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है बेरोजगारों और कामगारों के लिए संघर्ष। तो आओ हम सब जानते हैं कि उस महापुरुष का बेरोजगारों और कामगारों के लिए किए गए संघर्ष के बारे में। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जयंती की मंगलमय शुभेच्छा। Myself, Sunab Namit Borkar, 15 years old. I am studying in 10th standard from Ideal English Medium High School. I am living in Gokul Nagarwad, Ballarpur.
आज हम वह महापुरुष का बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। वह महापुरुष का बेरोजगार और कामगारों के लिए संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर क्यों न करे वह महापुरुष को याद। वह महापुरुष को देश उनके कई और योगदानों के लिए याद करता है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूर और किसानों को संगठित करने और उनके आंदोलन का नेतृत्व करने का भी था। बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी सन 15 अगस्त 1936 में। उसके टिकट पर वे निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी वह महापुरुष ने किया था। इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए वह महापुरुष ने मजदूरों को आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ले। वह महापुरुष ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं है। किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं है। श्रमिकों को हड़ताल के लिए दंड देना उन्हें गुलाम बनाने जैसा है। इसके पहले 12 जनवरी 1938 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बैनर तले ही वह महापुरुष ने किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसमें विभिन्न जिलों से लगभग 20,000 किसान प्रदर्शन के लिए बंबई में जमा हुए थे। वह महापुरुष ने कोटी व्यवस्था खत्म करने के लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया। 12-13 फरवरी 1938 को मनमाड़ में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद सभा की अध्यक्षता करते हुए वह महापुरुष ने कहा कि भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है और इन दोनों व्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है। यह सब वह महापुरुष का इस भारत राष्ट्र के कामगार और किसानों के साथ इस प्रकार का नाता है जिसने हमें आधुनिकता की दौड़ में आगे लाकर रखा। आज राष्ट्र कृतज्ञ है वह महापुरुष के कार्यों से, जिसकी इतनी आधुनिक सोच की वजह से आज संपूर्ण राष्ट्र वह महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह महापुरुष असल मायने में आधुनिक भारत राष्ट्र के निर्माता है। आप सभी को एक और बार फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो अभी हम सब ने जाना कि उस महापुरुष का बेरोजगारों और कामगारों के लिए किए गए संघर्ष के बारे में। अभी आप सबने सुना भैया के द्वारा जो कुछ भी सुना उससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे यहाँ प्रणीत दादा को बुलाना चाहता हूँ, जिनका विषय है सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। तो आओ हम सब जानते हैं कि उस महापुरुष का सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के साथ क्या संबंध है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को बुद्ध जयंती और साथ ही साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की मंगलमय सदिच्छा। विषय सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। उस महापुरुष ने मानव अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों की मंदिर प्रवेश, पानी पीने, शुद्ध अशुद्ध, जात पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक त्रुटियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927, मार्च सत्याग्रह 1928, नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गणना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। मेजबान शिक्षित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मुख्य नायक बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। आज राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष के इतनी आधुनिक सोच की वजह से, जिससे आज संपूर्ण राष्ट्र उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन कर रहा है। जिससे यह सिद्ध होता है कि वह महापुरुष असल मायने में आधुनिक भारत के निर्माता है। आप सभी को फिर से एक और बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो अभी हम सब
सबने जाना कि वह महापुरुष का सामाजिक एवं धार्मिक योगदान के साथ क्या संबंध है। अभी आप सबने प्रणीत भैया के द्वारा जो कुछ भी सुना उससे यह सिद्ध होता है कि सही मायने में वह महापुरुष आधुनिक भारत के निर्माता है। अभी हम सब आपको गाने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वह महापुरुष का जो सपना था संपूर्ण भारत को बौद्धमय करने का, क्या हम सब मिलकर उस महापुरुष के सपने को साकार कर रहे हैं? तो हम सब आपको गाने के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। हम ना होगे हैरान, हम ना होगे परेशान, हम ना होगे हैरान, हम ना होगे परेशान। जो सिखा कर गया, जो बता कर गया, जो सिखा कर गया, जो बता कर गया, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम। हम सब मिलकर चले, मिलके आगे बढ़े, हम सब मिलकर चले, मिलके आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, साथ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, साथ चलते रहे। देश की राह पर, देश की चाह पर, देश की राह पर, देश की चाह पर, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। देश निर्माण में, देश के कार्य में, देश निर्माण में, देश के कार्य में, धम्म के मार्ग पर, प्रगति की राह पर, धम्म के मार्ग पर, प्रगति की राह पर, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, देश बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम, करना है उनका काम। हम सब होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान, हम ना होंगे हैरान, हम ना होंगे परेशान। ये बच्चों ने जिस प्रकार आपके सामने एक्ट उपस्थित किया, ये इनकी आधुनिक सोच का परिचय है कि इन्होंने मेरे को एक छोटा सा अवसर दिया और इस अवसर को आप कैसे समाज तक पहुंचा सकते हैं। इन सब सोच के पीछे इन छोटे बच्चों का पूरा 1 महीने का क्या बोलते हैं मेहनत है और इन्होंने ही हमको प्रेरित किया कि हम नए तरीके से उस महापुरुष को प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही मायने में उन बच्चों ने अपने 1 महीने की जो मेहनत की वो आज सार्थक हुई और सही दृष्टिकोण लेकर आपके सामने ये संदेश लेके आए कि उस महापुरुष का जो आधुनिक भारत का सपना है कि पूरे भारत को बौद्धमय करना है। गाने के पीछे भी, दोनों गाने के पीछे भी इन्होंने मेरे को 2-2 शब्द दिए और वो 2 शब्द से गाना तैयार हुआ। तो इन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि हम छोटे हुए तो क्या हुआ, हम भी अभी से उस महापुरुष के कार्य में सहभाग करेंगे और समय समय पर हम सामाजिक परिवर्तन की दिशा में समाज के साथ हमेशा अग्रसर और सबसे पहले खड़े रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। फिर से आपको एक बार बौद्ध जयंती की हार्दिक सदिच्छा।